हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर दिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। ये क्वेश्चंस फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लुई 16वां किस वर्ष पेरिस भाग गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1791 में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के कार्डों के संबंध में कौन सा गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहली और दूसरी संपदा पर कर का बोझ था। ये गलत है। फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में गलत कथन पहली और दूसरी संपदा पर कर का बोझ है। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों में फ्रांस को राजा की निजी संपत्ति मानना, टाइथ कर नामक धार्मिक कर का प्रसार एवं यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था एवं आर्थिक सुधारों के विफलता इत्यादि हैं, जिसके उपरांत फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। टाइद या टीथे धार्मिक कर था। ये चर्च द्वारा वसूल किया जाता था। यह कर कृषि के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल एक प्रत्यक्ष कर था जो सीधे राज्य को अदा किया जाता था। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। इसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, टाइद क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धार्मिक कर। टाइद एक धार्मिक कर था। फ्रांस में चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद या टीथे नाम से वसूलता था। ऊपर के तीसरी स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना पड़ता था। इन करों में टाइल और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय में फ्रांस में प्रचलित टाइद कर व्यवस्था के बारे में कथन है कि पहला है, कुलीन वर्ग के लोग यह कर देते थे। दूसरा है, यह एक धार्मिक कर था। तीसरा है, किसान टाइद कर चर्च को देते थे। चौथा है, यह एक सामाजिक कर था। उपर्युक्त में से सही कथन का चुनाव करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मेरे बाद प्रलय होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लुई 15वां। फ्रांसीसी सम्राट लुई 15वां ने कहा था कि मेरे बाद प्रलय होगा। जब उसके कुछ योग्य परामर्शदाताओं ने उसे सुझाव दिया कि फ्रांस में सुधार किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है, तो विलासी लुई 15वें ने सुधार करने के स्थान पर जवाब दिया कि वर्तमान व्यवस्था में भी उसका समय कट ही जाएगा। लुई 15वां अत्यंत विलासी, अदूरदर्शी और निष्क्रिय शासक था। इसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर देश की आर्थिक स्थिति को भारी क्षति पहुंचाई थी। अगला प्रश्न है, फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उच्च वर्ग। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा उच्च वर्ग था। 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज 3 वर्गों में विभाजित हो गया था। पहले वर्ग में पादरी, दूसरे वर्ग में उच्च या अभिजात वर्ग तथा तीसरे वर्ग में शेष समाज था, जिसकी संख्या अधिक थी। पहले और दूसरे वर्ग के लोग ऐश्वर्य पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। तीसरे पहलू के लोग कम विकसित और गरीब तथा अधिकतर कृषि गतिविधियों में लगे हुए थे। तीसरे वर्ग में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि शामिल थे। फ्रांसीसी समाज के तीसरे वर्ग में अधिशासी निकाय शामिल नहीं हैं। तीसरे वर्ग ने राजा, पादरी और उच्च वर्ग के खिलाफ विद्रोह किया और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 स्टेट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विकल्प फ्रांसीसी समाज के तीसरे वर्ग में शामिल नहीं है, पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिशासी निकाय। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक प्रसिद्ध पुस्तक मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। इस पुस्तक में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही गई थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ग्रंथ में राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी रूसो ने लिखा है। रूसो ने अपने विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। लोकतांत्रिक सिद्धांत को रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। इस पुस्तक में रूसो ने कहा, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हर तरफ बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो ने स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों जैसी विचारधारा को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव के रूप में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूसो ने। अगला प्रश्न है, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसे किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूसो ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रारंभिक वाक्य निम्नलिखित में से किस कृति से संबंधित है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह जंजीरों में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दार्शनिक और सूची 2 में बुक दिया हुआ है। इसका सही सुमेल इस प्रकार है, जॉन लॉक का 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट
तथा एन एसेस कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होगा। रूसो का सामाजिक अनुबंधन दी इमाइल तथा लेटर्स दी ला मोंटेन होगा। मॉन्टेस्क्यू का द स्पिरिट ऑफ लॉज होगा। डेनिस दिदरो का इंसाइक्लोपीडिया द इंडिस्क्रीट ज्वेल्स तथा द स्केप्टिक्स वॉक होगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की बुनियादी वित्तीय समस्या संरचनात्मक थी। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। लुई 16वां ने सर्वप्रथम नेकर को एवं तत्पश्चात टर्गत को फ्रांस की वित्तीय अवस्था सुधारने हेतु वित्त मंत्री नियुक्त किया। फ्रांस के शासक लुई 16वां ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सर्वप्रथम तुर्गो को वित्त मंत्री बनाया। तुर्गो को पदच्युत करने के बाद उसने नेकर को वित्त मंत्री बनाया और अंत में उसने नेकर को भी हटाकर केलोन को वित्त मंत्री बनाया। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने यह दलील दी कि सामान्य इच्छा से समाज का संचालन किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूसो। रूसो ने दलील दी कि सामान्य इच्छा से समाज का संचालन किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोकतांत्रिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि स्वयं को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून 1789 को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने का संविधान तैयार नहीं किया जाता तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो तथा आबेसिये ने किया था। आबेसिये मूलतः पादरी था तथा उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। बास्तिल पतन के पश्चात महत्वपूर्ण कानून बनाया गया जिसने सामंती विशेषाधिकारों एवं नियंत्रण का उन्मूलन कर दिया। बास्तिल किले के अवशेष को फ्रांस के लोगों ने स्मृति चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। उसके अवशेषों को बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजौना चाहते थे। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के पहले चरण में स्टेट जनरल की सभा बुलाया जाना तथा बेस्टिल का तूफान शामिल था। अगला प्रश्न है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला प्रश्न है, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 जून 1789 को। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द थर्ड स्टेट नामक प्रभावशाली पुस्तिका का लेखक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अबेसियस। अगला प्रश्न है, डैश की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बास्तिल। अगला प्रश्न है, वह 1789 के ग्रीष्म मौसम में बेस्टिल पर आक्रमण के तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण कानून को प्रभावी बनाया गया था जिसे डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नियंत्रण का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, बास्तिल किले के अवशेष को फ्रांस के लोगों ने किस रूप में स्वीकार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति चिन्ह के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से फ्रांसीसी क्रांति के पहले चरण थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा, स्टेट जनरल की सभा बुलाना और बेस्टिल का तूफान। अगला प्रश्न है, 1789 में जब फ्रेंच क्रांति हुई
तब उस दौरान फ्रांस का राजा कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लुई 16वां। 1789 में जब फ्रेंच क्रांति हुई तब उस दौरान फ्रांस का राजा लुई 16वां था। 1788 में उसने घोषणा की थी कि वह स्टेट जनरलों का समाधान करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16वें नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दिया और राजशाही को भी संविधान के अधीन रखने का निर्णय लिया। इसी दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। पादरी के विशेषाधिकारों को भी खत्म कर दिया गया। इसके समय टुलूज के आर्क बिशप का नाम चार्ल्स डी ब्रियन था। वह लुई 16वां का वित्त मंत्री था। लुई 16वां के समय आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से उसने तुर्गों के स्थान पर जैक स्नेकर को अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, किंग लुई 16वां ने किस वर्ष में यह घोषणा की थी कि वह स्टेट जनरलों का समाधान करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1788। अगला प्रश्न है, टुलूज के आर्क बिशप का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स डी ब्रियन। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति डैश में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1789 में। अगला प्रश्न है, लुई 16वें द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल असेंबली ने कब सामंती व्यवस्था के दायित्वों और करों को समाप्त किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 अगस्त 1789 को। अगला प्रश्न है, लुई 16वां के लिए फ्रांस में किसने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जैक स्नेकर ने। अगला प्रश्न है, नीचे अभिकथन और कारण के रूप में 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन है, ऑबिसियस ने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक प्रचार पुस्तिका लिखी। कारण है, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। सही विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया तथा उनका नेतृत्व मिराबे और आबेसियस ने किया। आबेसियस मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है नामक शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली पैम्पलेट लिखा था। अगला प्रश्न है, 1789 की फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? इसका सही सुमेल इस प्रकार है। 11 जुलाई 1789 को नेकर का निष्कासन हुआ। 5 मई 1789 को जनरल असेंबली स्टेट की स्थापना हुई। 27 जून 1789 को तीसरे स्टेट द्वारा नेशनल असेंबली की पदवी अपनाना और नवंबर 1789 को चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला प्रश्न है, तीसरे स्टेट ने एक ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से कब मंजूरी दी जिसने उसे सीएस द्वारा राष्ट्रीय विधानमंडल घोषित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 17 जून 1789। 5 मई 1789 को वर्साय के राजमहल में सम्राट लुई 16वें ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 1200 थी, जिसमें से 600 से अधिक तीसरे स्टेट के सदस्य थे। 300 पादरियों से तथा 200 से अधिक साधारण पादरी वर्ग के प्रतिनिधि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों के साथ थे। यही कारण है कि 17 जून 1789 को तीसरे स्टेट ने
पूर्ण बहुमत से एक ऐसे प्रस्ताव को पारित किया जिसमें उसने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। अर्थात उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसने उन्हें सीएस द्वारा राष्ट्रीय विधानमंडल घोषित किया। अतः राष्ट्रीय सभा को फ्रांस की जनता की एकमात्र प्रतिनिधि सभा घोषित किया गया। दिसंबर 1788 में स्टेट्स जनरल का चुनाव हुआ था। स्टेट्स जनरल में सामंत, पादरी तथा जनसाधारण वर्ग सम्मिलित थे। इस चुनाव में राजा ने तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या दोगुनी कर दी, किंतु सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से मना कर दिया, क्योंकि स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। तीसरी स्टेट द्वारा सभी सदस्यों के लिए एक मत देने के अधिकार की मांग एक लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित था। अगला प्रश्न है, डैश में फ्रांसीसी राजा तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या को 2 गुना करने के लिए सहमत हुए, लेकिन सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से इनकार कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिसंबर 1788। अगला प्रश्न है, पेरिस का डैश हुक्मनामा था जिसने गिल्ड को समाप्त कर दिया और एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद। पेरिस का संसद एक हुक्मनामा था जिसने गिल्ड को समाप्त कर दिया और साथ ही एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया। फ्रांसीसी गिल्ड प्रणाली 1774 से 76 में इसके उन्मूलन और बहाली को लेकर हुए आंदोलन के बावजूद 18वीं शताब्दी तक आर्थिक रूप से मरणासन थी। 4 अगस्त 1789 को इसके उन्मूलन के सुझाव के बाद नेशनल असेंबली के सदस्यों ने गिल्ड प्रणाली को इसकी आर्थिक जीवन शक्ति के कारण बरकरार नहीं रखा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में वित्त के नियंत्रकों का उनके उत्तराधिकार के क्रम में सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। सबसे पहले एनी रॉबर्ट तुर्गो, उसके बाद जैक स्नेकर, उसके बाद चार्ल्स केलोन और सबसे अंत में चार्ल्स डी ब्रियन आएगा। एनी रॉबर्ट तुर्गो का समय 1774 से 76 तक है। जैक स्नेकर का समय 1777 से 1781 तक है। चार्ल्स केलोन का समय 1783 से लेके 1787 तक है और चार्ल्स डी ब्रियन का समय 1787 से लेके 1788 तक है। अगला प्रश्न है, घटना दिनांक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। बेस्तिल में जबरदस्ती घुसना 14 जुलाई 1789, ये सही है। बास्तिल में जबरदस्ती घुसना 14 जुलाई 1789 को हुआ। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को और लुई 16वां की हत्या 21 जनवरी 1793 को हुई। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में रईसों ने राजा को नेकर के अपने पद से खारिज करने के लिए मनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1781 में। अभिजात वर्ग के कहने पर राजा लुई 16वें ने नेकर को 1781 ईस्वी में पद से हटा दिया। फ्रांस का शासक लुई 16वां ने एक के बाद एक अर्थ मंत्री बदले। तुर्गो, नेकर और केलोन को क्रमशः फ्रांस का वित्त मंत्री बनाया गया। 1788 में टुलूज के आर्क बिशप ने कोलेनो को प्रतिस्थापित किया था। नेकर के हटने के बाद फ्लरी और कोलेने फ्रांस के वित्त मंत्री बने। कोलेने ने राज्य के घाटे की पूर्ति के लिए ऋण लिए तथा उन्हें ब्याज की दर बढ़ा दी। इससे ऋण मिलना बंद हो गया। अगस्त 1786 ईस्वी में सरकारी खजाना खाली हो गया।
कोलोनी ने सभा में यह प्रस्ताव रखा कि आर्थिक दशा सुधारने के लिए समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से कर लगाया जाए, परंतु सभा के सदस्यों ने कोलोनी को मंत्री के पद से निकाल देने की मांग की। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में टुलूस के आर्कबिशप ने कोलोनी को प्रतिस्थापित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1788 में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एनी रॉबर्ट तुर्गो। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में वित्त मंत्री से संबंधित नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीन पाल मरात। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।